और वेलकम जी वेलकम। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीखो और जीतो पे आपका चैनल ही है, जिसपे अभी एक पहले वीडियो भी आई हुई है फ्रांसीसी क्रांति की यूनिट पर, और ये हमारी इस चैनल पे दूसरी वीडियो है फ्रांसीसी क्रांति की यूनिट 2। ठीक है, पहली जो वीडियो थी वो थोड़ी लेंथी हो गई, तो वो 30 मिनट की थी, क्योंकि उसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन, इस चैनल पे कैसे कैसे वीडियो आएंगी और कैसे कैसे मैं वीडियो डालूंगी वो मैंने सब बता रखा है। तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, इसमें बस मैं आपको क्या बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी यूनिट वाइज मैंने उसमें बोल रखा है। तो ये यूनिट मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा मतलब जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनके आने के चांसेस होते हैं, मतलब खासकर मैंने देखे हैं जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं क्रांति की शुरुआत। हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो के एंडिंग में पढ़ा था कि जो राजा था वो गुस्सा हो गया था कि क्या कहता है, लॉक लगने के कारण वो गुस्सा हो गया था, तो उसने कर बनाने की घोषणा कर दी थी। तो यहीं से ये दूसरा यूनिट स्टार्ट होती थी, क्रांति की शुरुआत। यहाँ पे क्या होता है कि कर बढ़ाने के लिए एक बैठक होती है, जिसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। प्रथम स्टेट के 300 लोग, द्वितीय स्टेट के 300 लोग और तृतीय स्टेट के 600 लोग आते हैं। ठीक है, प्रथम और द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि आमने सामने बैठते हैं, और जो तीसरे स्टेट के लोग होते हैं वो पीछे खड़े थे। मतलब जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो आमने सामने बैठते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं तीसरे स्टेट के लोग होते हैं वो उनके पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, पर महिला और मजदूरों का आना वर्जित था, मतलब उनको आना मना था, वो नहीं आ सकते थे। फिर भी अब उनको आना मना है तो कुछ ना कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि शिकायतें राजा के पास तक पहुंचे। तो उन्होंने 40,000 पत्रों की पत्र भेजी थी, जिनमें उनकी शिकायतें लिखी हुई थी कि हमारी क्या क्या शिकायतें हैं, हमारी इन जरूरत को पूरी करें, इनकी समस्या का हल करें। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो बैठक है इसका नाम क्या है। ये जो बैठक हुई है ये इसका नाम है स्टेट जर्नल। ठीक है, जर्नल स्टेट जर्नल की बैठक हुई थी, जो कि 5 मई 1789 में हुई थी। जो बैठक की बात हो रही है ये 5 मई 1789 को हुई है। सबसे पहली बैठक हुई थी 1614 में। ठीक है, सबसे पहली बैठक हुई थी 1614 में, और जो अभी बैठक हुई है कर बढ़ाने के लिए वो हुई है 5 मई 1789 में। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन कैसे कैसे आए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सभी स्टेट के मोल एक एक रखा गया था, मतलब प्रथम स्टेट का भी एक मोल होगा, दूसरे स्टेट का भी एक मोल और तीसरे स्टेट का भी एक ही मोल होगा। पर इसमें समस्या क्या है, आप खुद सोच सकते हैं कि प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट तो आपस में मिले हुए हैं, वो दोनों तो हाँ बोल देंगे कर बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो देना नहीं पड़ता ना, और जो मेजोरिटी में होता है वो जीत जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट का अंतिम निर्णय होता है वो राजा लेता है, मतलब कि लोगों की बात सुनने के बाद तो राजा निर्णय लेगा। और सबको क्या क्या दे रखा है, एक एक मोल दे रखा है। पर तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका क्या कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मतदान देने का अधिकार हो, पर राजा को इस बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि हर एक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार हो। ठीक है, तो इससे जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो गुस्सा होकर वहां से चले गए थे। वो मीटिंग नहीं हुई थी, मतलब जो बैठक है ये नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद 20 जून को वो सभी जो तीसरे स्टेट के लोग हैं वो वर्साई के डंडोल टेनिस कोर्ट में एकत्रित होते हैं, खुद ही एक वो नेशनल असेंबली बनाते हैं और शपथ लेते हैं कि जब तक सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। वो खुद से ऐसी शपथ लेते हैं कि जब तक जो क्या कहते हैं राजा की शक्ति है उनको कम करने वाली ऐसी कोई क्या कहते हैं लगाने हेतु संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक जो ये असेंबली उन्होंने बनाई है ये टूट नहीं सकती, मतलब भंग नहीं हो सकती, भंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, मीराबाई और अबेसिये इसकी अगुवाई कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि मीराबाई और अबेसिये है कौन। ठीक है, मीराबाई का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक है, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। पत्रिका ये जो कुलीन परिवार में हुआ है, लेकिन फिर भी ये विशेष अधिकार और सामंती कर तुम जानते ही होंगे, इससे पहले वाली हमने वीडियो में पढ़ा है कि जो कि वो जमीन के ऊपर लेते थे जमीन, क्योंकि 90% जमीन क्या कहते हैं कुल्लुकों के पास और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। ठीक है, तो वो सामंती कर और विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। और जो वर्साई में, क्योंकि ये अगुवाई कर रहे थे, मतलब इसके लीडर थे क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, नेशनल असेंबली के, तो क्या कहते
नेशनल असेंबली के लीडर थे। तो ये जो वर्साई में एकत्रित लोग थे ना, इतने सारों के बीच में इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। ये मीराबाई की बात हो गई। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे। ये एक पादरी थे जिन्होंने क्या कहते हैं तीसरे स्टेट क्या है, तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। इन्होंने पैम्पलेट लिखी थी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, जिससे कि पाव रोटी की कीमत बढ़ गई थी। अब देखो फसल खराब हो गई है मतलब वो चीज कम हो गई है, और कम हो गई है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कीमत बढ़ गई है तो भाई वो ऑफकोर्स लोगों तक नहीं मिलेगी, कुछ लोगों के पास नहीं मिलेगी, तीसरे स्टेट के लोगों को नहीं मिलेगी ना, क्योंकि बाकी सब तो अमीर है वो तो खरीद लेंगे। तो तीसरे स्टेट के लोगों को वो नहीं मिल पा रही थी। बेकरी की दुकानों पर घंटों का इंतजार करते के पश्चात गुस्साई औरतों ने दुकानों पर हमला बोला, क्योंकि अब देखो जो बेकरी के लोग थे ना वो क्या करते थे कि जो ज्यादा कीमत देता था ना वो उन्हें दे देते थे, मतलब उस औरत को वो पाव रोटी दे देते थे। तो ये जो औरतें थी बहुत घंटों तक लाइनों में खड़ी रहती थी, और इसलिए वो गुस्सा गई और उन्होंने क्या कर दिया, बेकरियों पे हमला करना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर ही राजा ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया। क्रोधित भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर हमला बोलकर उन्होंने उसे नास्ताबूद कर दिया, मतलब नास्ताबूद कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया। मतलब जो बास्तिल का किला था उसे वो तहस नहस कर दिया, उसका सारा सामान लूट लाट के ले गए। उसके बाद ही मतलब ये शहरों की बात हुई है, अभी शहर की बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैली कि जागीरों के मालिकों ने लट्ठे लिटोरे भेजे हैं पक्की फसल को खराब करने के लिए। ग्रामीण में कौन होंगे, किसान होंगे, उनकी फसलों को, पक्की फसलों को जो बन गई हैं उनको खराब करने के लिए जागीरों के मालिक ने लट्ठे लिटोरों को भेजा है उनकी फसल खराब करने के लिए। इसलिए किसानों ने कुदालियों और बेंचों से ग्रामीण किलों पर हमला बोल दिया, ठीक है। उन्होंने अन्न भंडार लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेजों को जला दिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं। क्या हुआ कि शहरों में बास्तिल का किला नास्तबूद कर दिया गया है, और यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण किले को नास्तबूद कर दिया गया है। उसके बाद हम अंत में देखते हैं कि जनता के प्रकोप को देखते हुए लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली जो यहाँ पे तीसरे स्टेटों ने गुस्सा होकर वो चले गए थे, तो उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी, उसको उन्होंने मान्यता दे दी है। उन्होंने यहाँ पे मान्यता दे दी, और अब ये सत्ता पर संविधान का निर्धारण होगा, इसके लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब कि एक तो उन्होंने नेशनल असेंबली को स्वीकृतता दे दी कि हाँ नेशनल असेंबली बन जाए, और उन्होंने ये भी बोला कि जो अभी मेरी प्रजा है इस पे जो है संविधान अब लागू होगा, इसके लिए भी वो स्वीकार कर लिया है उन्होंने। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि स्टेट जनरल के लोग मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे, ये कुछ नंबरों में आ सकता है, 2 या 3 में आ सकता है। कि 300 प्रथम स्टेट के, दूसरे स्टेट के 300, फिर तृतीय स्टेट के 600 लोग आए थे, और 40,000 पत्र आए थे, ये लिख सकते हो। एक ये आ सकता है। एक नंबर में उनके क्या कहते हैं तीनों स्टेट के मोल क्या था, एक था, ठीक है। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। मताधिकार देने के लिए कौन सी बात करी थी उन्होंने, किस स्टेट के किस चीज के लिए वो गुस्सा होके चले गए थे, मताधिकार की बात करी थी उन्होंने, ठीक है। और क्या कहते हैं जो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई है उसकी अगुवाई कौन कर रहा था, ये दोनों कर रहे थे। ये आ सकता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चनों में, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं ये आ सकता है 1-2 नंबरों में कि कुल जो मीराबाई है ना, इन्होंने क्या करा था, क्या पत्रिका निकाली थी, किस चीज से, ठीक है, कि विशेष अधिकार और उसके खिलाफ थे, और फिर उन्होंने एक पत्र निकाली थी, ठीक है। और इन्होंने क्या निकाली थी, पैम्पलेट निकाली थी, ये आ सकता है। मतलब मीराबाई या अविसिया के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन थे, जैसे कुलीन परिवार से ऐसा पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं बास्तिल किले के ऊपर बास्तिल किले को क्या कहते हैं नास्तबूद करने से कारण क्या था, ठीक है। बर्फ पड़ गई थी, पाव रोटी की कीमत बढ़ गई थी, और राजा ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया था, जिससे गुस्सा लोगों ने नास्तबूद कर दिया किसको, बास्तिल के किले को, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो इसमें क्या आ सकता है कि ग्रामीण इलाकों में क्या अफवाह फैली की आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बस यही आएगा। और किस चीज की स्वतंत्रता दे दी थी ये पूछ सकते हैं, कि किसके लिए स्वीकार कर लिया था राजा ने, ये पूछ सकते हैं कि किस लिए स्वीकार कर लिया, तो क्या संविधान का निर्धारण होगा अब से मेरी सत्ता पर, ये इसके लिए उसने वो स्वीकार हो गया था, नेशनल असेंबली के लिए स्वीकार हो गया था ये चीज। ये ऐसे 2-2 के नंबर में आ सकते हैं, ये 3 के नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, ये शायद 3 नंबर में है, बाकी सब 2-2 का है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे वाला पढ़ते हैं कि चलिए
चलिए अब हम उससे आगे की बात करते हैं कि जब हमने लास्ट में देखा कि उसमें राजा ने क्या कहते हैं स्वीकार कर लिया था नेशनल असेंबली को। उसके बाद क्या होता है कि 4 अगस्त को 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली सहमति अधिकार याद ही होगा कि जो कुल्लुको और स्टेट के अमीर वो सॉरी कुलक जो होते थे ना कुलक लोग लगाते थे सिर्फ वो जो जमीन के ऊपर भूमि के ऊपर लगाया जाता था सहमति कर सॉरी शुरू से करते हैं ठीक है 3 2 1 स्टार्ट। चलिए अब हम पिछली वाली जो अभी हमने पढ़ा है उससे आगे पढ़ते हैं कि जब राजा मान गया था किस चीज के लिए नेशनल असेंबली को स्वीकृति दे दी थी उसने, वो मान गया था नेशनल असेंबली के बारे में और क्या कहते हैं राज्य में संविधान चलेगा, संविधान से अब राज्य चलेगा उसके बारे में जब उसने हामी भर दी थी। उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम देखते हैं कि 4 अगस्त को 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सहमति व्यवस्था को खत्म करा। ठीक है, मतलब सहमति व्यवस्था को जो कुलक लोग क्या कहते हैं अपनी भूमि से जो कर लेते थे ना, क्या 10वां हिस्सा भूमि का मतलब जो उनकी फसल की उपज होती थी मतलब जितनी टोटल फसल हुई थी उसका 10वां हिस्सा वो लेते थे ना कर में, तो वो सहमति कर की व्यवस्था खत्म कर दी। पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार व्यवस्था थे उनको त्यागने के लिए उनको विवश कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं विवश किया और धार्मिक कर भी खत्म कर दिया। ठीक है, जो धार्मिक कर मतलब जो चर्च लोग रहते थे वो सब खत्म कर दिया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली, मतलब जो कहते हैं 90% जमीन जो थी उस पर क्या था कुलकों का और जैसे अमीर का हक होता था ना, जैसे कि तो 90% जमीन पे, तो उसमें से जो क्या कहते हैं स्वामित्व वाली जो उन्होंने कब्जा कर रखी है उस पे वह जो जमीन थी उन्होंने वापस ले ली, जिससे सरकार के हाथों में 30 अरब लिब्रे, मतलब याद होगा लिब्रे क्या थी, वहां की फ्रांस की मुद्रा उस समय की अभी की उस समय की मुद्रा 30 अरब लिब्रे की संपत्ति उनके हाथों में आ गई, मतलब इतना सारा उन्होंने अपने पास रख रखा था वो। और वैसे मैं अभी पीछे का एक चीज मैंने नहीं बोली थी वो मैं आपको फिर से बोल देती हूँ अभी कहीं आपको कंफ्यूजन हो, मैं चाहती नहीं कंफ्यूजन रहे। वैसे मैंने बोल दिया था कि स्टेट जनरल की बैठक जो हुई थी कर को लेके वो हुई थी 5 मई 1789 में, लेकिन जब किला नास्तभूत हुआ था उसका मैंने सन नहीं बताया था। वैसे लाइक कॉमन सी बात है 1789 में हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बोल देती हूँ 14 जुलाई 1789 में, क्योंकि वहां पे बस मैंने 14 जुलाई रखा था इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या कहते हैं असेंबली हो गई है, उसके बाद क्या होता है नेशनल असेंबली द्वारा सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधान कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो सब तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान का जो उन्होंने बनाया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को कम करना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि केंद्रीकृत होने के बाद बदले अपनी शक्तियों की अलग अलग संस्थाएं मतलब विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कैसे कर दिया गया, पहली बात तो ये कार्यपालिका विधायपालिका और न्यायपालिका की बात किसने करी थी, मांटेस्क्यू ने करी थी। अपनी रचना मतलब जो उन्होंने बनाई थी रचना पत्रिका उसमें उन्होंने दी थी, उसका नाम क्या था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्यस्थता के बंटवारे के बारे में बात करती है। इससे पहले वाली वीडियो में यूनिट 1 में हमने देखा ये। ठीक है, उसके बाद मतलब इसमें उन्होंने अपनी जो है वो सरकार बांट दी। ठीक है, सन 1791 में संविधान में कानून बनाने का हक नेशनल असेंबली के जिम्मे सौंपा गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कानून में मताधिकार दिया किसने, मताधिकार के ऊपर ही सारी बात चल रही है, याद रखना मताधिकार किन लोगों को दिया जाना मतलब दे सकते हैं वो कौन लोग हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम बोले तो सक्रिय नागरिक कौन है, मतलब मताधिकार देने का कौन दे सकते, जैसे इंडिया में 18+ लोग देते हैं ना, वैसे यहाँ पे 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, मतलब लोग नहीं सिर्फ पुरुष और क्या कहते हैं जो अपनी जो उनके नॉर्मल मतलब जो न्यूनतम 3 दिन की मजदूरी के हिसाब से कर देते हैं, और जो 25 साल की उम्र से ज्यादा के पुरुष हैं, खाली पुरुष वही वोट दे सकते हैं, मतलब उन्हें ही मताधिकार का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि असेंबली का सदस्य होने हेतु लोगों का करदाताओं का उच्चतम श्रेणी का में होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं वो बोलते हैं कि संविधान की पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अधिकार दिए हैं लोगों को,
जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून समानता का अधिकार। ये जो अधिकार हैं ये अधिकार हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होंगे। जैसे विशेष अधिकार थे जो कुलिक और पाद्री को जन्म से प्राप्त थे, वही अधिकार नहीं, मतलब जो ये अधिकार है ये नॉर्मल नागरिक को जन्म से प्राप्त होंगे, इनको कोई छीन नहीं सकता उससे, ठीक है। ये वो अधिकार हैं। वहां पे किस तरह की सरकार बनी थी, क्या स्ट्रक्चर बना था वहां का मैंने मतलब बना दिया है मोटा मोटा, ज्यादा सुंदर तो बन नहीं सकता, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास। आपकी बुक में ऑलरेडी अच्छा सा दे रखा है, उसमें आप देख लीजिए। इसी मोटी मोटी सारी चीज मैंने यहाँ पे बना दी है, समझाती हूँ। सक्रिय नागरिक कौन है बता दिया अभी मैंने, जो 25 साल से ज्यादा के हैं और अब जो 3 दिन के न्यूटन जो 3 दिन की मजदूरी के हिसाब से कर देते हैं वो मताधिकार देने के लायक है, जिन्हें हम सक्रिय नागरिक बोलते हैं। वो जो है मतलब 2.8 करोड़ की आबादी में खाली 4 लाख लोग हैं जिनको ये नसीब हुआ है, जो 25 साल की उम्र है और जो 3 दिन की सब। फिर उसके बाद वो वोट देते हैं तो वो निर्वाचक उनके आगे जाता है, मतलब उनके प्रतिनिधि जाते हैं आगे, जो कि होते हैं 50,000। फिर वो वोट देते हैं जो नेशनल असेंबली में लोग जाते हैं, वो होते हैं 70-45 लोग होते हैं जो खाली नेशनल असेंबली में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नेशनल असेंबली है ये नियंत्रण रखते हैं मंत्री पे और मंत्री नियंत्रण रखते हैं नेशनल असेंबली पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, और जो नेशनल असेंबली डायरेक्ट सम्राट पे नियंत्रण रखते हैं, सम्राट नेशनल असेंबली, मतलब जो नेशनल असेंबली है यही सम्राट पे और मंत्रियों पे अपना ध्यान रखती है, नियंत्रण रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सक्रिय नागरिक है उसमें से ही वोट देने के बाद एक न्यायाधीश बनता है, न्यायाधीश मतलब न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका जो कानूनों का पालन करती है, ठीक है। विधायिका हमने देख ली, सम्राट वगैरह और मंत्री वगैरह विधायिका में आ रहे हैं हमारे। विधायिका ये है और ये है कार्यपालिका मेरे ख्याल से। मैं एक बार एक मिनट में चेक करती हूँ। सॉरी, मेरा एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से कि यहाँ पे ये कार्यपालिका, मैंने यहाँ पे विधायिका लिख दिया है। ये कार्यपालिका में हमारे सम्राट और मंत्री आते हैं, और इधर विधायिका में हमारी नेशनल असेंबली होती है जो कि मंत्रियों पे ध्यान रखती है और सम्राट पे ध्यान रखती है। सम्राट मंत्री नेशनल असेंबली पे और मंत्री भी नेशनल असेंबली पे ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना स्ट्रक्चर देखा कि वहाँ पे कैसा मतलब नेशनल असेंबली को मान्यता देने के बाद, स्वतंत्रता आने के बाद संविधान का प्रारूप, मतलब संविधान से उनकी सत्ता चलने के कारण मतलब वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि अब कैसे वहाँ पे सरकार चलेगी। उसके बाद हम एक चीज छोटी सी ध्यान देते हैं कि तीसरे स्टेट के मत अधिकार की बात को ध्यान में रखते हुए, पिछले वाली के ये मैं लिखना भूल गई, वहाँ पे जगह नहीं बची थी इसलिए, ठीक है। तीसरे स्टेट के मत अधिकार को बात को ध्यान में रखते हुए रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पेश की थी। मतलब मताधिकार की उन्होंने बात करती थी तो वही मताधिकार को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यही मताधिकार को अपनी एक पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पेश किया कि मताधिकार क्या होता है। यहाँ पे हमारी ये जो यूनिट है यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। मैंने यहाँ पे समझा दिया है कार्यपालिका विधायपालिका के बारे में किसने बताया था, मॉन्टेस्क्यू ने, और रूसो ने अपने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मताधिकार के बारे में बताया। किसकी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, तीसरे स्टेट की बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म होती है। इसके बाद क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है हम वो देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से कुछ नहीं बनना, यहाँ से बन सकता है तो क्या बस सक्रिय नागरिक क्या होता है और निष्क्रिय नागरिक कौन होता है। ये वही जो 25 साल से उम्र के कम के हैं, जो कि 3 दिन की मजदूरी के हिसाब से कर नहीं देते, वो निष्क्रिय हो गए। बाकी सक्रिय कौन लोग हैं, ये हो गए। इस पे 2 या 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद इधर ये प्रारूप के ऊपर बोल सकता है क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, और ये अधिकार के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे हमारी यूनिट 2 खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी लाइक यूनिट वाइज वीडियो यहाँ पे लाती रहूंगी और यूनिट के बाद 1 शॉर्ट वीडियो लाऊंगी। और जो ये नोट्स हैं टेंशन ना लीजिएगा, ये जो नोट्स हैं इससे पहले वाले जो है ये मैं शॉर्ट वीडियो में इसी चैनल की शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मतलब ये नोट्स है शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।